जेव्हा 2019 ला फारुख अहमद सरांना फक्त 16 दिवस मिळाले होती, तेव्हा फारुख अहमद सरांनी आंबेडकरवादी समाजाचं 14,000 मतदान घेतलं होतं, 12,000 मतदान मुस्लिम समाजाचं घेतलं होतं, 1,000-1,500 मतदान त्या ठिकाणी ओबीसी अलुतेदार बलुतेदारांचं घेतलं होतं। हे 2019 ची गोष्ट झालेली आहे। गेल्या 5 वर्षापासून फारुख अहमद सर या सर्व समाजासाठी रस्त्यावर लढत आहे। मग मला या ठिकाणी आपल्या समोर प्रश्न आहे की या 5 वर्षामध्ये त्या 14,000 मध्ये आंबेडकरवाद्यांचं 5,000 मतदान वाढलं असेल की नसेल? त्या 12,000 मुस्लिम समाजाच्या मतामध्ये फारुख अहमद सरांच्या बाजूने 5-6 हजार मतदान मुस्लिम समाजाचं वाढलं असेल की नसेल? आणि ओबीसीच्या बाजूने जेव्हा या 3 वर्षामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांचं निवडणुकीतलं राजकारण, त्या राजकारणातलं आरक्षण या दोन्ही महाविकास आघाडी आणि महायुतीच्या सरकारने संपवलेलं होतं। गेले 3 वर्ष झाले ओबीसीच्या त्या ठिकाणी राजकीय दृष्ट्या आरक्षण संपवून निवडणुका झालेल्या नाही आहेत। 1-1.5 वर्षापासून ओबीसी हा गावगाड्यात राहणाऱ्या, वस्ती दड्यात राहणारा भयभीत झालेला आहे, घाबरलेला आणि भेदरलेला आहे। अशा अवस्थेमध्ये ओबीसीच्या बाबतीमध्ये या महाराष्ट्रात कोणी चर्चा करायला तयार नव्हतं, 2 शब्द बोलायला तयार नव्हतं, स्वतः ओबीसी आहो म्हणून म्हणायला तयार नव्हतं। एवढा धुडगूस आणि एवढी दहशत या महाराष्ट्रामध्ये गेल्या 1.5 वर्षामध्ये आरक्षणाच्या नावावर माजवल्या गेली होती। परंतु बाळासाहेब आंबेडकरांनी आरक्षण बचाव यात्रा म्हणून त्या ठिकाणी काढली आणि एका फटक्यात या महाराष्ट्राला भयमुक्त केलं। ओबीसीच्या बाजूने उभे राहिले आणि संपूर्ण ओबीसी हा एकजुटीने वंचित बहुजन आघाडीच्या बाजूने उभा राहिला। अर्थात ओबीसी समाज सुद्धा फारुख अहमद सरांच्या बाजूने उभा आहे। तो तुम्हारी वोट की जरूरत है। अभी दूसरों के जूते उठाना बंद करना पड़ेगा हमको। हमारी स्वाभिमानी कौम है, अल्लाह की कौम किसी से डरती नहीं है। और हमारा आदमी अभी मैदान में उतरा हुआ फारुख अहमद साहब है। और फारुख अहमद सर ऐसे शख्स है किसी के बाप से भी नहीं डरते, बात करने में भी नहीं डरते, मैदान में जंग लड़ने के लिए भी नहीं डरते। इसके लिए मैं एक बात यहाँ पर बोल देता हूँ। उस दिन में भी मैंने कहा है कि लगते जिगर को जोड़ने में वक्त अभी जाया ना करो, लगते जिगर को जोड़ने में वक्त जाया ना करो और फेंकी हुई हड्डियों को चबाया ना करो। शेर की औलाद हो, दहाड़ करके हाथ छीन लो और जो खड़ा है पौलाद की तरह फारूक सर यहाँ पर, इनको ही अपनाया करो। फारूक सर के खिलाफ में बीजेपी वाले हैं, आरएसएस बीजेपी वाले हैं, मनुवादी लोग हैं, कांग्रेस के दलाल है, लेकिन फिर भी फारूक अहमद सर अभी मैदान में हिम्मत के साथ में, ताकत के साथ में जंग लड़ने के लिए अभी मैदान में खड़े हैं। इसके लिए तुम्हारी हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि फारूक सर एक कतरा होकर के भी दरिया से जंग लड़ते हैं, एक कतरा होकर के भी दरिया से जंग लड़ते हैं। इनको संभालना तुम्हारी हमारी जिम्मेदारी है। फारूक सर एक ऐसा चिराग है जो कई अंधेरों को भारी पड़ते हैं। निवेदन देकर आपने क्या मांगा था? मियाँ भाई मांगता क्या? मियाँ भाई मेडिकल कॉलेज नहीं मांगता, स्कूल नहीं मांगता, इंडस्ट्री नहीं मांगता, उद्योग नहीं मांगता, होटल नहीं मांगता। हम मांगते खाली कब्रिस्तान का वाल कंपाउंड, नहीं तो ईदगाह की कमान, ईदगाह की कमान होना, नहीं तो कब्रिस्तान का वाल कंपाउंड होना। इतनी सी भी चीजें, इतनी सी भी मांगे आपकी इन 5 सालों में पूरी हुई क्या? हुई क्या? मुसलमान वाड़ी का छोड़ दो, पांगरा में एक ईदगाह का इशू था, हुआ क्या? नोनी हुई क्या? फंड मिला क्या? नहीं मिला। शिवड़ी में जाके पूछो, ईदगाह का कब्रिस्तान का काम ना शिवड़ी में हुआ, ना सोनखेड़ में हुआ, ना जवाहर नगर में हुआ। किसी गांव में ना मुसलमानों के कब्रिस्तानों के मसले हल हुए, ना ईदगाह के मसले हल हुए, ना हमारे बौद्ध समाज के, हिंदू समाज के स्मशान भूमि के मसले हल हुए। अरे ये मरने की फिक्र वाले काम भी अगर नहीं किया तो 5 साल का निधि कहाँ ले जाकर डाला, ये सवाल पूछने की जरूरत है। तुम सरकार से लाके नहीं दे पाए, लेकिन जो स्वेच्छा निधि आपके मतदाताओं का अधिकार है, वोटरों का अधिकार है, तुमको जिताने में 80% वोट अगर किसी के थे तो सिर्फ मुसलमानों के और दलितों के थे।
20% वोट भी तुम्हारे को दिगर तबके के नहीं थे, लेकिन खाली 20% वोट जिन्होंने दिए अपने निधि का 80% खर्च उन बस्तियों पे किया, और जो 80% लोगों ने उनको वोट दिया उनको 10-20% के अंदर निपट दिया। अगर वो हमारी नुमाइंदगी नहीं कर सकते हैं तो हमको अपने नुमाइंदे खुद चुनकर असेंबली में भेजने पड़ेंगे, इनके ऊपर हमारे ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। ये बहुत अच्छे अंदाज में दड़ी सर ने बताया कि इस इलेक्शन के अंदर बीजेपी का एक उम्मीदवार है, बीजेपी एकनाथ शिंदेगढ़ शिवसेना का आनंद भोंडारकर। वो तो एक मामले में हमारे बौद्ध समाज ने मांग नहीं की है कि अक्षय भालेराव के मर्डर का मुख्य आरोपी बोलकर उसको अटक करने की मांग, और कई बार उस मांग को लेकर आंदोलन करने का काम उस गांव के लोगों ने किया। दूसरा कैंडिडेट है भाजपा का लोकसभा को संतोष हंबर्टे। अब भाजपा का विधानसभा का कैंडिडेट आनंद भोंडारकर, भाजपा लोकसभा का कैंडिडेट हंबर्टे, और आरएसएस का भी एक कैंडिडेट है। ये इलेक्शन में और पिछले इलेक्शन में आरएसएस भी कैंडिडेट दे रही। आरएसएस के चड्डी गैंग का कैंडिडेट दिलीप कुर्ते नाम है, दिलीप कंद कुर्ते। वो आरएसएस के तरफ से खड़े रहने वाला है, चड्डी गैंग ने खड़ा करे। अब ये चड्डी गैंग के 20-22 हजार वोट है, लेकिन वो अपक्ष हूं बोल के नोटा बांट के पिछले साल भी उसने अपने बौद्ध समाज के 6-7-8 हजार वोट खराब किया, मुसलमानों की भी 7-8 हजार वोट खराब किया। इसलिए इसको अपक्ष समझने की गलती मत करो। मुझे भंते जी कमाल तो ये लगती है कि एक गिरने के बाद से तीसरी बार खड़े रहा। पहली बार जब खड़े रहा तो लोगों ने बोले 5-6 करोड़ रुपए खर्चा करा बोले। दूसरी बार पिछली बार गिरा, लोग बोले 8-10 करोड़ रुपए खर्चा करके गिर गया। मेरा यह कहना है कि इसके पास में पैसा आया कहां से? पहले इलेक्शन में 4-6 करोड़ की खर्च करके गिर गए, दूसरे इलेक्शन में 8-10 करोड़ खर्च करके गिर गए, फिर तीसरे इलेक्शन में पैसा आया कहां से? इस बार भी वो गिरने तो वाले हैं और इंशाल्लाह उनको अपनी गिराने वाले हैं। आरएसएस चड्डी गैंग को हराने का काम दो ही ताकतें कर सकती है, एक जय भीम, दूसरा जय मीम। जब एक साथ आते ये हरा सकते, लेकिन उसको हारने के बाद में जैसे ही 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, ये चड्डी गैंग वाले आरएसएस के कैंडिडेट के पास इलेक्शन में खर्च करने को पैसा कहां से आया, इसकी ईडी इंक्वायरी करने की जांच पहली विधानसभा में करके करेंगे, हम करेंगे। अब ये है दूसरे हंबर्टे। सर ने बोले वो हारने वाला है। आप मेरे को बोलो, राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करने का इल्जाम अशोक चौहान के 9 आमदारों पे लगा था। उन 9 आमदारों में हंबर्टे था कि नहीं था? था कि नहीं था? बीजेपी को चुन के आ रहा कांग्रेस से और वोट कर रहा बीजेपी को। राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग बीजेपी को हुई। बहुमत चाचनी के वक्त अशोक चौहान के साथ 11 आमदार दरवाजे के बाहर बीजेपी की मदद करने को ठहर गए, बीजेपी के खिलाफ वोट करने विधानसभा में नहीं थे। उन बीजेपी के मददगारों में मोहन हंबर्टे था कि नहीं था? अशोक चौहान के 11 आमदारों में था। परसों विधान परिषद में 7 आमदारों ने 25 खोखे लेकर बीजेपी को वोट करने वालों में हंबर्टे था कि नहीं था? था ना? था कि नहीं था? अब इसको क्रॉस वोटिंग करने की इतनी आदत है, तुम उसको सेक्युलर बोल के वोट करे, वो जाके बीजेपी को वोट करता। आज उसके घर में से कमल का फूल खिल गया। ये मोहन मारुतराव हंबर्टे और सग्गा भाई संतोष मारुतराव हंबर्टे, एक ही घर से कमल का फूल, एक ही घर से पंजा। ये आवाम को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे। आपके गांव में अगर आ गया तो उसको पूछो, मोहन अन्ना ईमानदारी से बोलो,
20 तारीख को पहली लोकसभा की मशीन में बटन दबाने को जाएंगे, तब तुम्हारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का बटन दबा रहे कि अपने सगे भाई का बटन दबा रहे। अगर उन्होंने अपने पार्टी का बटन दबाया तो भाई से बेईमान हो जाएगा, और अगर भाई का बटन दबाया तो पार्टी से बेईमान हो जाएगा। एक ना एक हालत में 20 तारीख को बेईमान होने ही वाला है।